and welcome to Let's Make GSET. I am Kajal Upadhyay. Hope you all are good. So, in this class, we will read salient feature of Indian Constitution. Previously, we have studied about the making of Indian Constitution, how our Constituent Assembly framed our Constitution, how much time it had take to complete our Constitution, and what were the sources used in making of our constitution. So today we will discuss about the sources from where we have taken a lot of thing in our constitution, and before this I will discuss about the salient feature of the Indian constitution. Because of the it's you can say that it is unique constitution in the world. Indian constitution is a unique constitution in the world. So let's start with the salient features of the Indian constitution. It is the lengthiest written constitution. तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, विच मीन्स कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स कि लिखा हुआ जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है इंडिया का संविधान पूरे वर्ल्ड में. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यूके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब वाइड हो सकता है साइज में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा लेंथी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो इतना लेंदी नहीं है. इसको लेंदी बनने के पीछे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं हमने यूज किए हैं इसको बनाने में. और वो क्यों करने पड़े, उसका कारण था इंडियन डाइवर्सिटी. जब संविधान बना तो भारत के हर वर्ग को, हर ग्रुप को, हर कम्युनिटी को, ठीक है, हर क्लास को माइंड में रख के बनाया गया कि किसी भी तरह से क्या है, ये किसी के फेवर को मतलब दिक्कत ना करे, परेशानी ना पहुंचाए, सारी चीजों को कंसर्न करके बनाया गया कि किसी तरह किसी को हर्ट ना करे. और कोशिश की गई उनको सभी जो राइट्स हैं उनके वो क्या हैं, मिले इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से. इसीलिए इसको क्या बनाया गया, एक मतलब इसीलिए इसका जो साइज है वो क्या है, एलिफेंटाइन है, इतना बड़ा साइज है इसका, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, वो वेरिएशन ऑफ डाइवर्सिटी से भरी पड़ी, ठीक है. जैसे एसटीज हो गए, एससीज हो गए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज देख लो आप, लैंग्वेज भी हमने 22 ले रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना. तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था लैंग्वेज का, ठीक है. फिर कैसे कौन सा ग्रुप बिहेव करता है उस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करना, तो ये, और कितने सारे स्टेट हैं और ज्यादातर स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो वो या तो लैंग्वेज के बेस पे हुआ है, कल्चर के बेस पे हुआ है, ठीक है. तो या फिर उसका जो फिजिकल कंडीशन है उसके बेस पे. और जो किसी भी देश की फिजिकल या स्टेट की फिजिकल कंडीशन कौन डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करते हैं कि मतलब वहाँ पे वेरिएशन भी है ना, कल्चरल वेरिएशन है वहाँ पे, सोशल वेरिएशन है वहाँ पे. तो इतने सोशल ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अगला पॉइंट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. जैसे कि मैंने बार बार बताया कि मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया. उससे पहले इंडिया में इतने सारे एक्ट्स लेके आए गवर्नमेंट ऑफ मतलब क्राउन लेके आया बेसिकली 1858 से. देखिए उसके बाद में सिलसिला जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का है, या एक कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जो नींव है वो रखी जा चुकी थी कहीं ना कहीं, ठीक है. तो इतने सारे सोर्सेज, उसमें 1935 का एक्ट जो है मेन रोल प्ले करता है, ठीक है. तो उससे हमने बहुत कुछ उठाया, जैसे कि यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से फंडामेंटल राइट्स ले लिए, यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले ली, ठीक है. तो बहुत सारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या ले लिया, डीपीएसपीज ले लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो इसलिए इसको क्या किया गया है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है. अब बात करते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अब आप बोलेंगे ये कैसे कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है.
तो रिजिड ऐसे है भाई, जब से बना है तब से हमारा एक ही संविधान है, ठीक है। नेपाल को देख लो, पाकिस्तान में तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन नेपाल इस चीज को लेके ज्यादा व्यू में रहा है, पाकिस्तान के साथ भी हुआ होगा। और आप देख लो, और जो कुछ ऐसी कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उनको देख लो आप कि बार बार उनके जो संविधान क्या है बनते रहते हैं, उनको कोई भी अगली गवर्नमेंट आती है बंद कर देती है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी देखो कि कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना आए वो इसको फॉलो करती है। इसलिए तो ये हो गया रिजिड कि जब से बना है तब से आज तक एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी इसको इसलिए बोला जाता है, फ्लेक्सिबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब नीड होती है किसी भी चेंज की अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो टाइम टाइम पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 इसमें क्या होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है। कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नेंस में या किसी भी तरह के बदलाव की जो चीजें शायद उस टाइम पे उनके विजन में नहीं आई, जैसे मान लो डीपीएसपी है, ओ सॉरी डीपीएसपी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उस टाइम उन्होंने फंडामेंटल राइट तो दी उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, लेकिन उसमें क्या नहीं डाला, ड्यूटीज नहीं डाली, तो उनको बाद में 1976 में 42 अमेंडमेंट में क्या किया गया, डाला गया। तो इस तरह से बहुत सारी जब जरूरत महसूस हो कि भाई अधिकार तो दे दिया उनको, उनके उत्तरदायित्व का भी तो बताओ, उनके कर्तव्य भी तो बताओ। तो जैसे जैसे जो जो चीजों की नीड होती गई इसमें क्या किया गया, ऐड करते चले गए अमेंडमेंट के माध्यम से, इसलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। अब फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बियास, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए इसको एग्जांपल से समझाते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट है। एग्जांपल देती हूँ, वहां पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अब डुअल सिटीजनशिप से आप ये मत समझना कि एक साथ दो देशों की, एक साथ वो तो शायद मेरे हिसाब से 60 देशों की भी ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप के दो मतलब है कि एक तो इंडियन सिटीजनशिप ही है, दूसरा क्या है कि अगर किसी और देश की इंडियन ने सिटीजनशिप ले ली तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है कि बाहर की तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ स्टेट और सेंटर, समझ रहे आप। यानी मान लो न्यूयॉर्क की सिटीजनशिप अलग हो गई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अलग हो गई, दो तरह की सिटीजनशिप का प्रावधान है। जबकि इंडिया में चाहे आप दिल्ली में हो, पंजाब में हो, मुंबई में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, कहीं के भी आप किसी भी राज्य या किसी भी यूनियन टेरिटरी के आप क्यों ना हो, आपकी सिटीजनशिप सिर्फ एक है, वो दैट इज क्या नेशनलिटी होगी आपकी, दैट इज इंडिया, ठीक है। तो ये मान लो, तो ये जो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये तो हो गया फेडरल, यानी कि हम इसको फॉलो नहीं करते इस मामले में, हम किसको फॉलो करते हैं, यूनिटरी। हमारी क्या है, एक ही सिटीजनशिप है। अब फेडरल कैसे है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसका साइन है, फेडरल का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश पे एक ही इंप्लीमेंट होता है, ये यूनिटरी साइन है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हालांकि पहले इसका एक्सेप्शन था आर्टिकल 370 और 35, जिसमें 35 है, जिसमें जम्मू कश्मीर को राइट दिया गया था अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लेकिन अब उसको भी क्या किया गया है, सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा कि उसको अभी हटा दिया गया है, ठीक है, हटाया जा चुका है। और क्या हो गया, फेडरल का साइन। और जैसे कि मान लो आप सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी होने के बावजूद भी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो यूनिटरी होगा। हाई कोर्ट किसके दायरे में रह के काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और ये यूनिटरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होगा क्या होगा, फाइनल। तो फेडरल क्या हो गया, एक सेंटर, बहुत सारे स्टेट में कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए। और यूनिटरी फंक्शन कैसे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या है, सुप्रीमेसी है, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम, कुछ जो डिफरेंस है फेडरल और यूनिटरी के, मतलब कि राज्यों को अलग से कानून बनाने का अधिकार तो है, ठीक है, और सारी चीजें हैं, लेकिन एक दायरे में रह के वो सेंटर से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, और सेंटर को नीड होगी तो वो क्या करेगा, यूनाइट होना दिखाएगा। इमरजेंसी की अगर बात कर ले तो किसी स्टेट में अगर कुछ होता है तो वहां क्या है, सेंटर रूल आ जाता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, है ना। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये किस चीज का सिंबल है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बियास। कि आप ठीक है, अलग अलग स्टेट है, सब कुछ है, ठीक है, आप लॉ भी बना रहे हैं अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में, लेकिन आप क्या है, फिर भी भारत का अंग है। और दूसरी बात, फेडरल वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। आर्टिकल 1 में यूज हुआ है यूनियन ऑफ द स्टेट वर्ड,
ठीक है, फेडरल वर्ड यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी, ये बात अब याद रखना। उसके बाद में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब इसका क्या मतलब है ये देख लो आप। हालांकि सिर्फ इंडिया में ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, और भी बहुत कंट्रीज में है। यूके क्या, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम पे रूल भी करके गए हैं इंग्लैंड वाले। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, पीएम को क्या किया गया है, मतलब पीएम क्या है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। डायरेक्ट मतलब ऐसे कि लोकसभा के चुनाव से हम लोग उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं, किसको, पीएम को। ठीक है, और जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या है, यूएस में क्या है, यूएस में है कि वहां पे रिपब्लिक रूल है, प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है, अब हमारा कैसे अलग है पार्लियामेंट के साथ, थोड़ा सा और बता देती हूँ। पूरी तरह से यूके को भी फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पे फर्स्ट सिटीजन कौन है, मोनार्क है, और हमारे यहाँ पे एक रिपब्लिक, प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट क्या है, सिटीजन है। तो दोनों ही चीजें देखने को यहाँ पे क्या है, मिलती हैं। ठीक है, और इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म को में आपने देखा होगा कि जो कोऑर्डिनेशन होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, ठीक है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, जो दो जो ग्रुप हैं पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट के या पार्ट हैं, वो क्या है, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन से काम चलता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। कैसे भाई, दोनों का मिक्सचर कैसे हो गया ये बताइए। देखिए, पार्लियामेंट्री सोवरेन पार्लियामेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। कैसे, जब जैसे एग्जांपल लेती हूँ, फंडामेंटल राइट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने, पहले तो वो भी परमिशन नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, सो पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट कर दिया है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट कर दिया है 368 के अंडर, तो उसको रिव्यू कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा होगा आपको, उसको रिव्यू कर सकता है कौन, जुडिशरी। हालांकि हालांकि मतलब सारे केसेस में जुडिशरी जो है रिव्यू कर सकती है। डीपीएसपी पे है, अगर पार्लियामेंट कानून बनाता है तो इनको फुल अथॉरिटी है कि आप कानून बनाइए। जैसे अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूसीसी कौन से आर्टिकल में, 44 में शायद मेंशन है डीपीएसपी के, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा के बाद पहला राज्य बना है उत्तराखंड जिसने क्या है, यूसीसी लेके आया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है उसको देख सकता है, मतलब जुडिशरी क्या होगी, सुप्रीमेसी होगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, गोलकनाथ केस था एक, पंजाब में कुछ लोगों की जो जमीनें थी, कुछ लोगों की नहीं, सॉरी, गोलकनाथ एंड ब्रदर्स की। अब उनको क्या किया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर उनको वो कर लिया था कि ये गवर्नमेंट की होगी। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। अब कोर्ट में उसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है, कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी का इस तरह से, और ये हमारे अधिकारों का क्या है। तो शुरू में, हालांकि बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया है। लेकिन उन्होंने बोला कि ये राइट टू प्रॉपर्टी का क्या है, हमें राइट टू प्रॉपर्टी को हमसे क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट की किसी भी चीज को क्या है, वो नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, ऐसा बोला पार्लियामेंट से गोलकनाथ केस में। फिर अगला केस जो आया वो केशवानंद भारती का आया, केरला का केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। उसमें क्या हुआ, केशवानंद भारती का जो मठ था उसकी जमीन को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर दिया। तो उन्होंने केस डाला। हालांकि इसमें केशवानंद भारती जो है हार गए, पर ये एक फेमस केस है। इसमें पहली बार कहा गया, गोलकनाथ में तो साफ मना कर दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट जो है कि जिसको कि आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता है, आप उनको क्या कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती में एक जजमेंट आया कि ठीक है, आप फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया उसका जैसे कि
आप मान लो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट के लिए ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया ही इसलिए गया कि भाई लोगों को अधिकार मिल सके और एक पर्टिकुलर जो है प्रॉपर जो शासन व्यवस्था है उसको स्टेबल किया जा सके। तो वो जो मेन चीज़ें हैं आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी आप अमेंड कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ोगे, बाकी आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। तो केशवानंद भारती, तो यहाँ ये किसकी सुप्रीमेसी, हालांकि सुप्रीमेसी तो कॉन्स्टिट्यूशन की है, यहाँ किसकी सुप्रीमेसी को दर्शाता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को। तो पार्लियामेंट्री मतलब कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, तो उनके पास भी वो भी एक अलग पावर है, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को दायरे में रखकर, ठीक है। चलते हैं आगे, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। ये कैसे बोला गया, देखिए कॉन्स्टिट्यूट, अभी जैसे कि मैंने बताया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से के साथ ऐसे छेड़छाड़ हो कि जो लोगों के अधिकार के खिलाफ हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसको क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कि एक 1919 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं बताती हूँ। उसमें क्या था कि जो जज चुने जाते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से चुने जाते हैं, ठीक है। कॉलेजियम मतलब सीनियरिटी के बिहाफ पे क्या है, सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो चुने जाते हैं। तो इसको रिपील, पार्लियामेंट ने इसको अमेंड कर दिया था। पार्लियामेंट ने किया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं चलेगा और आपके लिए ना एक प्रॉपर जो है मतलब कमेटी सी बिठा देंगे और कमीशन, मतलब एक कमीशन स्टेब्लिश कर दिया जुडिशियल उसके लिए। उसमें 2 लोग पॉलिटिकल डाल दिए, एक इकोनॉमिस्ट डाल दिए और बाकी कुछ जुडिशियल उससे जुड़े हुए लोग डाल दिए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि आप जुडिशियल मैटर में इंटरफेयर ना तो कर सकते, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेट, मतलब पार्लियामेंट उसके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती। हालांकि रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है चीजों को, तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है वही चलती रहेगी, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में आप लोग क्या नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मतलब जुडिशरी के मैटर को आप लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके अलावा अगर किसी के भी अधिकारों का, खासतौर से फंडामेंटल राइट का, बाकी जो नॉर्मल केस होते हैं उसमें हम लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हुए जाते हैं, फंडामेंटल राइट के केस में हम क्या कर सकते हैं, हालांकि लोग कम ही जाते हैं, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लोकल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना लंबा रास्ता, क्योंकि एक हियरिंग के लिए 6 महीने रुकना मतलब पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जनरली लोग लोकल कोर्ट्स के पास ही जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही जाते हैं। लेकिन संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीना जा रहा है तो। चलिए आगे, फंडामेंटल राइट पे आ गए हम, इन्हीं की बात कर रहे थे अभी, ठीक है। ऐसे देखिए लिंक करके होता जा रहा है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, फिर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना चीजें। फिर फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, ठीक है, फंडामेंटल राइट जैसा कि इनके नाम से ही झलकता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये मेंशन है, आर्टिकल 12 to 35 तक, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट क्या होंगे, क्या नहीं है, क्या चीजें हैं, किस किस तरह से कैसे कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सारी चीजें, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट की अगर 6 फंडामेंटल राइट है बेसिकली, ठीक है, 7 थे बट उसको लीगल राइट बना दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को, मैंने बताया था आपको। तो फंडामेंटल राइट की अगर बात की जाए तो क्या है, इनको गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह का इंडिया में मतलब देश के अंदर कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे बाहरी अटैक की क्या है, बाहरी अटैक का खतरा बना हुआ है, या इंटरनली मल्टीपल स्टेट में क्या है अशांति फैली हुई है, तो ऐसे टाइम पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल लाके क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 20 बोलता है कि अगर आप पे कोई केस चल रहा है या कुछ भी है तो आपको कन्विक्शन के लिए कोर्ट आप जा सकते हैं। फंडामेंटल इवन किस सिचुएशन में, इमरजेंसी के टाइम पे भी, ठीक है। और 21 तो लाइफ की फ्रीडम देता है, ठीक है। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट जो कि हमारे लिए जरूरी है। 20 और 21 को क्या है, इमरजेंसी में खत्म नहीं किया जा सकता है, ये बात याद रखने वाली। हालांकि फर्स्ट इमरजेंसी में इनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, इसीलिए बाद में अमेंड करके ऐसा किया गया, ठीक है। तो चलते हैं आगे कि बिना बताए जेलों में डाला गया। आप समझ ही रहे हैं कि उस टाइम सरकार पे खतरा मंडरा गया था। और इंदिरा गांधी जी ने क्या काम किया था जब फर्स्ट इमरजेंसी लगी देश में, शायद 24-25 जून था, 1975 से 77 तक, 2 साल तक रही थी। और इसी बीच में 76 अमेंडमेंट हुआ था, याद रखना। सेंटर ने धड़ाधड़ कानून बनाए थे। 76 नहीं, 76 में अमेंडमेंट हुआ था 42। इसको मिनी पार्लियामेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया, इतना सारा अमेंडमेंट इसके अंदर किया था, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे किया था वो। तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो 20-21 उस टाइम पे छीन लिए थे। और इंदिरा गांधी जी ने ये लगाया क्यों, हाँ मैं यहाँ पे थी, इंदिरा गांधी जी ने ये इसलिए लगाया था क्योंकि पहला तो उन पे केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि उन्होंने क्या किया है, बहुत सारा मतलब पैसा खर्च किया है। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में गया केस, खर्च किया सरकारी खाते से इलेक्शन के प्रचार में, ठीक है। और उन्होंने वोट जो मतलब जो प्रोसेस होता था वोटिंग का, और या फिर इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, अपनी सीट से उन्होंने छेड़छाड़ की थी, ठीक है। और बहुत सारे केसेस चल रहे थे। और उसी टाइम पे ये वॉर भी हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उससे ठीक 3-4 साल पहले, ये 71 में इंडिया बांग्लादेश का जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान से, इंडियन पाक वॉर, तो उसमें बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आ गए थे। इन्फ्लेशन जो था वो पीक पे था, अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा था। तो ऐसे में ना वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही थी, तो इमरजेंसी लगा दिया था। कोई बंगाल के थे, उस टाइम वेस्ट बंगाल के सीएम थे, आई फॉरगॉट द नेम, रे करके थे शायद, ठीक है। तो उन्होंने उनको एडवाइस किया, वो मतलब पढ़े लिखे बंदे थे, लीगल एडवाइजर के तौर पे, मतलब उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि आप एक काम करो, इमरजेंसी लगा दो। और इंदिरा गांधी को डर था कि जो अपोजिशन इतना सारा धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, ये जो नए नए लोग उतरे हैं, ये उनको गद्दी से हटा सकते हैं। इस डर में उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करके, इमरजेंसी लगाना सिर्फ पीएम के हाथ में नहीं होता, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट कैसे करेगा, पहले पूरी जो पार्लियामेंट है उनका मत लेगा, और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास भेजे। तो राष्ट्रपति क्या है, पूरी कैबिनेट और पीएम की सलाह पे जो ये क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा देता है। और नेशनल इमरजेंसी अभी तक एक ही बार लगी है पूरे देश में। स्टेट इमरजेंसी लगती रहती है, छोटे मोटे दंगे होते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है, लगती रहती है, ठीक है। वो बताएंगे कौन से आर्टिकल में है, क्या प्रोविजन है, दोनों के 3 तरह की इमरजेंसी है वैसे तो, इकोनॉमिक इमरजेंसी भी है। आगे चलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशली लिबरली कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, इनके अंडर कानून बनाती है, और इनका पालन करते हुए लॉज बनाती है, और इन पे जो सुप्रीमेसी है वो किसकी है, पार्लियामेंट की है, ठीक है। इन्हीं के अंडर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट, आर्टिकल 44 में। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, जैसा कि मैंने बताया 76 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है, 42 अमेंडमेंट में इनको डाला गया। और गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, कर्तव्य जिनका हमें पालन करना है देश के प्रति। अब ये तो नहीं है ना कि हमें अपने माँ बाप से क्या है, प्रॉपर्टी लेनी है, वो हमारा अधिकार है, ठीक है। हालांकि अब तो वो भी नहीं रहा, वो किसी को भी दे सकते हैं, वो हमारा अधिकार है, ठीक है। और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, अधिकार तुम तब जताओ जब अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहे हो, ठीक है, इनकी केयर भी कर रहे हो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करते हैं तो ये मूल संविधान में नहीं थी, बाद में इनको जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट 1976 में। और ये कहते हुए जोड़ा गया कि उस टाइम ये शायद दिमाग में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके स्ट्राइक नहीं किया कि
लोगों को कर्तव्य से भी उनके अवगत कराना चाहिए। ठीक है, इसको जोड़ा गया और इसमें जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ, लास्ट अमेंड करके इसमें 51A जोड़ा गया आर्टिकल, और प्रॉपर इसमें पार्ट जोड़ा गया 4th A करके। तो जो 51A अमेंडमेंट जो है उसमें साफ लिखा है कि वो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है कि बच्चे 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, ये उनका बेसिक राइट है। और ये लास्ट जो ड्यूटी जोड़ी गई 1986 में जोड़ी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। अ सेक्युलर स्टेट, अ सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब हुआ? अ सेक्युलर स्टेट इसलिए कि भाई किसी जाति धर्म के आधार पर हमारा फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं? सबसे पहले जो जो आर्टिकल 14 है वही कहता है लिंग जाति धर्म वर्ग मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 15 रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस मैटर्स में किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम किसी धर्म या जाति से क्या है, बहुत ऊपर है। उनके लेवल पे उनको अधिकार दिए हुए हैं कि आप ठीक है अपनी अपनी प्रैक्टिसेस करते रहो, पर स्टेट उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। हाँ, कोई आपके साथ कुछ गलत करता है या कुछ चीजें हैं या मूल अधिकार आपका छीनता है पूजा करने का या किसी चीज का, तो तब कॉन्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है। मैंने बताया ना फंडामेंटल राइट के केस में तो डायरेक्ट हम कहाँ भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो सेक्युलर स्टेट इसीलिए कहा गया क्योंकि ऐसा फंडामेंटल राइट ही दे दिया गया है कि आप क्या है, मतलब अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, हम आपको क्या मानेंगे, यू ऑल आर इंडियन। ठीक है, तो धर्म जाति वगैरह के आधार पे कोई भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हालांकि कुछ जो चीजें हैं उनमें स्पेशल राइट दिए गए हैं, कास्ट के हिसाब से भी दिए गए हैं ST STs को, वो फंडामेंटल राइट में दिए गए। लेकिन सेक्युलर स्टेट की अगर डेफिनेशन पे आए तो उसका मतलब ये ही है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। ये भी पहले नहीं था। ठीक है, इसको भी क्या प्रियम्बल में अमेंड करके सेक्युलर वर्ड का क्या किया गया है, वो डाला गया है। ठीक है, हालांकि सेक्युलर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर, बट इसको मेंशन नहीं कर रखा था। ठीक है, चलते हैं अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। 1918 से 89 से पहले 21 ईयर जिसकी एज है वो अडल्ट है और वो वोट कर सकता था। 89 के बाद में इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। यानी कि आपने सुना, मैंने अपने पहले क्लास में पढ़ाया था कि 10% लोगों को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वोटिंग का राइट दिया था, जो लिटरेट थे या रेवेन्यू पे करते थे या टैक्स पेयर्स थे या यूनिवर्सिटीज से थे या हाई क्लास से थे, रॉयल फैमिलीज से थे। वो टोटल 10% थे पॉपुलेशन के जिन्होंने वोट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब आपके पास पैसा है नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले 21 और अब 18 साल के हैं तो आप वोट कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यानी कि हम आपकी जो गवर्नमेंट है उसका चुनाव आप करेंगे और आप सबको अधिकार है उसे चुनने का, समाज के कुछ स्पेशल ग्रुप्स को नहीं। ठीक है, सबको। तो चलिए ये मतलब अच्छी बात है। अब सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, जो कि क्या है, यूनिटरी साइन है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप सिर्फ इंडियन है, आप पर्टिकुलर किसी स्टेट की, ठीक है, सिटीजनशिप अलग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ स्पेशल कार्ड बनते हैं कि वो उनको वो रिजर्वेशन के लिए बनते हैं, जो पर्टिकुलर जैसे ट्राइबल एरिया वालों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जम्मू कश्मीर के लिए था पहले, अब नहीं है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन सिटीजनशिप क्या है आपकी, इंडियन ही है। दूसरा, अगर आपने किसी बाहर के देश की सिटीजनशिप, इसको पढ़ाएंगे हम प्रॉपर अच्छे से जब हम सिटीजनशिप पाएंगे, बाहर की आपने ले लिया सिटीजनशिप किसी अदर कंट्री की, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए सोनिया गांधी का एग्जांपल लेते हैं, वो इटली की है, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले लिया है। अब ये इटली की गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है वो खत्म करे ना करे, तो वो वहाँ की भी है और यहाँ की भी है। ठीक है, लेकिन हमारे बंदे ने अगर ले लिए बाहर की, अक्षय कुमार ले लिया, आलिया भट्ट ले लिया, कोई भी ले, तो उनको एक कार्ड मिल जाता है प्रॉपर कि हाँ आप उसके तहत इंडिया में रह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप मूल भारतीय हो, NRI हो। लेकिन वो सिटीजनशिप अगर आपने बाहर की ले ली है तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या है,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये 3 इंडिपेंडेंट अलग अलग बॉडीज हैं जो अलग अलग काम करती हैं। इसके अलावा ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अलग बॉडी होगी, जैसे मतलब आप मान लो यूपीएससी हो गया, सीएजी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अलग से काम करती हैं, लेकिन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ये यूपीएससी आपको पता ही है, स्टेट पीसीएस क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस का क्या है, प्रोसेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को चुनने का, और ये सब ना। ठीक है, सीएजी हो गए जो ऑडिट वगैरह करते हैं, पर्टिकुलरली कि क्या कितना मतलब खर्चा हुआ है क्या है, तो उन सबको किस में डाला गया है, इंडिपेंडेंट। ये सब इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट। कुछ जो है क्या बोलते हैं उसको, सॉरी आई फॉरगॉट द टर्म, स्टैट्यूटरी जो बॉडी है वो अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अलग चीज है, तो दोनों में ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 15 इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी के बारे में मैंने बताया ना आपको कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा क्या कि जो जो फैक्टर मैंने इंदिरा गांधी जी ने बताए थे और उसके तहत इमरजेंसी लगाई, कुछ किसी तरह का क्राइसिस है, दंगे हो रहे हैं या बाहरी अटैक की संभावना बनी हुई है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसे टाइम पे देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और इमरजेंसी लगाया जाना भी यूनिटरी व्यास का एक यूनिटरी फंक्शन है, याद रखना कि ऐसे टाइम में स्टेट की पावर खत्म होकर सेंटर के हाथ में पावर आ जाती है। ठीक है, या किसी स्टेट की गवर्नमेंट मैं अलग ऐसे करने पे तुल चुकी है, तो ऐसे टाइम पे वहाँ इमरजेंसी लगाई जा सकती है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है कि आप चाहे भी अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते, वरना लोग कब का कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान हुआ है, पता नहीं क्या होता है उस टाइम पे, तो खासतौर 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है, 3 टायर गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर अलग है, 3 टायर जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स किसको कहा गया कि गांव में पंचायत वगैरह हो गई, ठीक है, और जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं शहरों में उनमें म्यूनसिपैलिटीज वगैरह। हालांकि ज्यादातर संविधानों में सिर्फ इन्हीं दोनों को बताया गया है, समझ रहे हैं आप, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो नहीं था ये, 1992 में, 73 में, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नेंस अमेंडमेंट में, और 74 में अर्बन। ठीक है, इनको क्या किया गया है, 3 टायर गवर्नमेंट के रूप में मतलब गवर्नमेंट के रूप में शामिल किया गया। तो ये क्या है, इसका साइलेंट फीचर हो गया है कि अभी ये क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये जो है कुछ साइलेंट फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे अगर बात की जाए, एक और बताया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पुराने एडिशन में मेंशन है लक्ष्मीकांत की, इसके बारे में डिस्कशन कर लेती हूँ, अब शायद नहीं होगा, मेरे पास 5th एडिशन है, ठीक है, तो उसमें मेंशन है। तो ये क्या है कि 97th अमेंडमेंट 2011 में इसको क्या किया गया था, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वो किया गया था इसको, ठीक है, अप्रूवल दिया गया था, और मतलब अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया था। बेसिकली ऐसे बोले तो ये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, कुछ लोगों का समूह होता है जो वेलफेयर वगैरह पे आपस में मिलके काम करते हैं। लेकिन सन 2000 लेकिन 2021 में, सॉरी 2021 में इसको क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। उन्होंने बोला कि जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन पे सेंटर रूल नहीं बना सकता, उनके लिए सेंटर वर्क नहीं कर सकता, या मतलब उनको क्या है, सेंटर अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट में। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो स्टेट पे स्टेट करेगा, हाँ, मल्टीपल स्टेट के लिए अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी है, वहां पे क्या है, वहां पे पार्लियामेंट जो है, सेंट्रल पार्लियामेंट क्या है, लॉज बनाएगी। तो अभी 2021 में क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट था ये, 97, ठीक है, 2011। ये इसके तहत एक पार्ट भी जोड़ा गया था, तो 47 भी करके कुछ आर्टिकल में ऐड किया गया था। तो इस तरह से इसको क्या किया गया है, हटाया गया है। तो ये कुछ जो थे मेन जो फीचर्स थे वो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कहाँ से हमने क्या क्या लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रीएम्बल के बारे में। धन्यवाद।